26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब में मौजूद ये है एंजिकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजिकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लिबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक एंजिकोनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लिबेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खैमे भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लिबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खैमे में गया लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहां से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा ना सके। यहाँ तक के बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ? जो लिबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लिबेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप्स पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लिबेल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते।
خون نہ ملتا تو مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات تھے اور وہ جو لیبل کے اپنے تھے۔ یعنی اگر اس بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں تو پھر بستی والے گئے تو گئے کہاں؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھیں۔ کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پارک کر دیا جاتا تھا۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لیئر کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوئی ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو کہ یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 روز بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا کہ 50 سالوں کے بعد 1984 میں راجر بور اور نجل بلنڈل نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلینز سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے اینجوکنی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے، اور وہ اسی بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس اسٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ تھلگ کہانیاں بنانا شروع کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہیں، مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔